Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 4 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Rat Trap, written by Selma Lagerlof. So students, the chapter is a bit lengthy, so I am going to make two videos of the same chapter. There will be thorough translation from English to Hindi and our chapter starts from here. I repeat the name, the rat trap, मतलब चूहा पकड़ने वाला जाल, चूहा दानी, जिसको हिंदी में कहें चूहे दानी, सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा गया है. सेल्मा लेगरलॉफ 1858-1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. कह रहे हैं कि सेल्मा लेगरलॉफ जो राइटर का नाम है, इनका जन्म 1858 में हुआ था और मृत्यु 1940 में हुई थी. ये स्वीडिश माने स्वीडन देश के एक लेखक थे जिनकी कहानियां जो हैं कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई, पब्लिश की गई. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. उनकी सभी कहानियों में एक जो है एक विषय जो है सभी कहानियों में जरूर प्रमुख रूप से होता था. वो कौन सा होता था? A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. कि किसी इंसान में मौजूद जो अच्छाई है उसको अंडरस्टैंडिंग माने समझ और प्यार से उसकी अच्छाई को जगाया जा सकता है. अगर उसके अंदर अच्छाई है और वो उसे प्रदर्शित नहीं करता या उसका उस अच्छाई से कोई नेकी नहीं करता, तो लेकिन उसे प्यार और समझ के द्वारा उसके अंदर की अच्छाई को जगाया जा सकता है. ये एक थीम उनकी कहानियों में रहती थी. दिस स्टोरी इज सेट एमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर which figure large in the history and legends of that country. ये कहानी जो है स्वीडन देश की माइंस, खदानों के इर्द गिर्द, खदानों के संदर्भ में स्थापित है ये कहानी. और स्वीडन की वो खदानें जो आयरन ओर यानी लोहा जो होता है, कच्चा लोहा, उसके लिए बड़ी ही समृद्ध हैं, जो कि उसके इतिहास और उसकी पौराणिक कथाओं को भी बड़े स्तर पर फिगर करती हैं, प्रस्तुत करती हैं. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल. ये कहानी कुछ कुछ जैसे मानो कि कोई फेयरी टेल हो, परी कथा हो, इस तरीके से कुछ इस ढंग से ये कहानी हमें सुनाई जाती है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. एक समय की बात है कि एक आदमी जो है तारों से बनी, तार जो होता है लोहे का, एल्युमिनियम, कॉपर आदि का, मेटल का, लोहे के तार से बने हुए चूहे दानी, चूहा पकड़ने वाले जाल जो है वो लेकर बनाकर सड़कों में, गलियों में घुमा करता था, बेचा करता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. वो आदमी स्वयं ही उन चूहेदानियों को बनाया करता था उस सामग्री से जो सामग्री उसको कुछ दुकानों में, स्टोर्स आदि में या बड़े बड़े खेतों आदि में भीख मांगने पे मिल जाती थी. कोई लोहा लंगड़ पड़ा है, तार वार पड़ा है, तो उससे वो खुद ही चूहेदानियां बनाया करता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन इसके बाद भी उसका काम धंधा जो है अच्छा नहीं चलता था, तो उसे जिंदा रहने के लिए जो है जिंदा रहने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी आदि करने का भी सहारा लेना पड़ा मजबूरीवश. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. लेकिन फिर भी
मतलब वो चूहेदानी बेचा करता था, छोटी मोटी चोरी वोरी का कहीं मौका मिल जाए वो कर लिया करता था, भीख मांगने की नौबत आए तो भीख भी मांग लिया करता था। लेकिन फिर भी उसके कपड़े जो हैं फटे चिथड़े से थे, उसके गाल जो हैं भूख के कारण अंदर धंस गए थे, पिचक गए थे, और उसकी आंखों में भूख झलकती थी, नजर आती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। कोई भी व्यक्ति ये कल्पना नहीं कर सकता था कि इस चूहादानी बेचने वाले विक्रेता, जिसको यहाँ पे वैगाबॉन्ड कहकर, यानी कि चोर उचक्का उठाई गिरा वैगाबॉन्ड, तो इस चोर उचक्के या उठाई गिरे का जीवन, ये जो सड़कों पर यहां वहां घूमता भटकता रहता है, अपने ही विचारों में मग्न, इसका जीवन किस प्रकार दुखी और निराशाजनक प्रतीत होता होगा, इसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन ये चूहादानी विक्रेता, ये चोर उचक्का, वैगाबॉन्ड कहकर संबोधित कर रहे हैं किताब में, तो ये चूहादानी बेचने वाला जो कि सड़कों पर घूमता भटकता था, अपने ही ख्यालों में अंदर ही अंदर कुछ मन में सोचता रहता था, ये जो है एक ऐसे किसी ख्याल में डूब जाता है, ऐसा कोई इसके ख्याल इसके जहन में आता है, मन में आता है, जो कि उसे वास्तव में बड़े ही रोचक या दिलचस्प लगता है, मनोरंजक लगता है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो स्वाभाविक रूप से वो सड़कों पर चलते चलते अपने चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा होगा। तभी लेकिन अचानक उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि उसकी पूरी दुनिया जो है, या उसकी नहीं, ये वास्तविकता में ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरी दुनिया है, इसकी जो धरती है, इसके समुद्र है, इसके शहर हैं, गांव हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया और कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा चूहेदानी की तरह ही है। उसके मन में ख्याल आता है कि ये दुनिया भी एक तरह से चूहेदानी ही है, क्योंकि चूहेदानी क्या करती है, उसमें कुछ फंसा दिया जाता है, चूहे को ललचाने के लिए कुछ अनाज का टुकड़ा, चूहा उसमें घुसता है और फंस के रह जाता है। तो वो सोचता है कि दुनिया भी ऐसी ही है, दुनिया में तरह तरह के प्रलोभन हमें दिखते हैं कि भौतिकवाद होना चाहिए, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, अच्छा बिजनेस होना चाहिए, इस जाल में हम भी फंसते चले जाते हैं। तो वो सोचता है कि ये दुनिया भी कुछ नहीं, एक बड़ा सा चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल। कहता है कि दुनिया जो है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, कि दुनिया जो है लोगों को लोभ लालच का चारा डालने, लोगों को लोभ या लालच का चारा डालने के उद्देश्य के अलावा दुनिया का और कोई अस्तित्व नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. वो सोचता है कि ये दुनिया भी जो है, जो एक बड़े से चूहेदानी की तरह है, ये क्या करती है, धन संपत्ति, खुशियां, आश्रय, भोजन, गर्मी, गर्माहट, कपड़े, ये लोगों को ऑफर करती है, ये लोगों को इसकी पेशकश करती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे चूहेदानी में चूहों को पनीर या सुअर के मांस का टुकड़ा, अब वो जिस कंट्री में वहां वो सुअर के मांस, पोर्क ज्यादा खाया जाता है, क्रिश्चियन कंट्रीज में पोर्क मानी सुअर का मांस ज्यादा खाया जाता है, और जिस तरह से हम यहाँ पे चूहादानी लगाते हैं तो उसमें रोटी या पनीर वनीर का कोई टुकड़ा लगाते हैं, तो वो लोग चूहेदानी में चूंकि वहां पोर्क ज्यादा खाया जाता है तो पोर्क का टुकड़ा, सुअर के मांस का टुकड़ा या पनीर लगा देते हैं। तो वो सोचता है कि जिस तरह चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा या सुअर का मांस लगा दिया जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह ये दुनिया भी खुशियां, धन दौलत, भोजन, आश्रय, कपड़े लत्ते, ये सब भौतिक सुख सुविधाएं
ऑफर करती है लोगों को ललचाने के लिए। और जैसे ही लोग बाग इस लालच या इस चारे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ललचा जाते हैं, तो वो दुनिया उनके ऊपर बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे चूहा ललचाकर अंदर घुस जाता है और चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर सब कुछ उनके लिए खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। दुनिया ने बेशक उसे कुछ नहीं दिया था, या दुनिया जो है उस चूहेदानी विक्रेता के लिए कभी उदार या दयालु नहीं रही थी। तो इसलिए इस बात ने उस चूहेदानी विक्रेता को इस तरीके से दुनिया के बारे में बुरा सोचने के लिए असामान्य खुशी दे दी थी। उसे इस तरह से दुनिया ने वो दुनिया जो उसके लिए अच्छी नहीं रही, उसने उसे इस चूहेदानी विक्रेता को असामान्य खुशी इस बात में दे दी कि वो इस तरीके से लोगों के बारे में गलत सोचे। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपुल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। ये बात कि ये दुनिया जो है बहुत बड़ा चूहेदानी है, इसमें लोग फंस जाते हैं और ये लोग भी ऐसे ही उलझते हैं, ये बात जो है उसका एक बड़ा ही खुशनुमा और पोषित, उसके द्वारा पाला पोसा गया, पोषित पास टाइम बन गया, उसका टाइम पास करने का तरीका बन गया। उसकी कई सारी सुनसान और वीरान दिन भर की यात्राओं, जो पैदल यात्रा वो शहरों की गलियों में करता था, उसके दौरान कि वो ये सोचता था कि लोग बाग जो है वो इस खतरनाक फंदे में, दुनिया रूपी इस चूहेदानी के खतरनाक फंदे में लोग बाग फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में वो सोचता था जिन्हें वो जानता था कि वे लोग भी इस जाल में, दुनिया रूपी जाल में फंस गए हैं। और अन्य लोगों के बारे में भी जो कि इस दुनिया रूपी जाल में फंसने के लिए अभी इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इस प्रलोभन में, लालच में पड़ने और फंसने के लिए, उन लोगों के बारे में भी सोचा करता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night। एक अंधेरी शाम जब वो सड़क पर धीरे धीरे भारी कदमों से चला जा रहा था, तो उसे सड़क के किनारे एक भूरे रंग का कॉटेज, एक छोटी सी झोपड़ी नुमा मकान मिला। और उसने रात गुजारने के लिए, क्योंकि उसके पास उसका खुद का कोई मकान, घर तो, ठिकाना तो था नहीं, तो उसने उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया इस आस में कि वो घर का निवासी उसे रात गुजारने की जगह दे दे। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसे इनकार भी नहीं किया गया, यानी उस घर वाले ने उसे अपने घर में आश्रय भी दी। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो कह रहे हैं कि आमतौर पे जिस प्रकार के जो कड़वे या बेरुखे चेहरे उसे मिलते थे जब वो लोगों से मदद मांगता था, और लोगों के बेरुखे चेहरे उसे दिखते थे, इसके विपरीत उस छोटे से मकान का मालिक, जो कि एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पत्नी या बच्चे नहीं थे, वो आदमी इस रेड ट्रैप विक्रेता को, इस चूहेदानी विक्रेता को अपने घर पर पाकर खुश हो गया, इसलिए कि वो भी एकाकी जीवन, एकांत, अकेलेपन का जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उसे लगा कि चलो एक रात के लिए ही सही, कोई मेहमान आया मेरे अकेलेपन को दूर करने, मुझसे कोई मिलने, कोई बात करने कोई मेहमान आया, तो वो भी खुश हो गया, क्योंकि अकेलेपन में वो भी जी रहा था। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। तुरंत उसने, वो जो घर का मालिक था, बूढ़ा आदमी, उसने गैस पर एक बर्तन रखा जिसमें उसने दलिया पकाने रख दी, और फिर उसने अपने घर आए उस चूहादानी विक्रेता, उस मेहमान
को दलिया खिलाई रात के भोजन में, और फिर उसने अपने तंबाकू के रोल में से, वो चाहे शायद सूखा और लिपटा हुआ तंबाकू टाइप का होगा, तंबाकू के रोल में से एक बड़ा सा स्लाइस पीस जो है काट करके निकाला, जो कि उसकी खुद की चिलम पाइप जो होता है, पाइप या जिसे हिंदुस्तान में चिलम कहते हैं लोग, जिसके अंदर टोबैको वगैरह भर के आग जला के उसे स्मोक करते हैं। तो बड़ा सा तंबाकू का उसने पीस काट के निकाला, जिसको जो कि उसके जो अनचाहे अजनबी जो मेहमान आया हुआ था उसके पाइप के लिए भी, और उस मकान के मालिक जो बूढ़ा आदमी था उसके खुद के पाइप के लिए भी पर्याप्त हो पाए। तो दोनों लोगों ने खाना खाने के बाद जो है अपनी चिलम में तंबाकू भर के स्मोकिंग भी करी साथ साथ। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर खाना खाने स्मोकिंग करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाल ली, जो कि उसने सोने तक उन दोनों ने स्वीडन का कोई मेजोलीज नाम का कोई ताश का कोई फेमस गेम होता होगा, वो खेल उन्होंने सोने तक खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। बूढ़ा आदमी अपनी बातों के साथ उतना ही उदार या दयालु था जितना वो उस मेहमान को दलिया खिलाने या तंबाकू का सेवन कराने में था। वो बातें भी बहुत अच्छी दयालुता के साथ उस आदमी के साथ कर रहा था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। उस बूढ़े आदमी ने अपने मेहमान चूहादानी विक्रेता को ये बताया कि अपने समृद्धि के दिनों में, एक समय जवानी में, अपने समृद्धि के दिनों में वो बूढ़ा आदमी जो है वो रैम्सजो आयरन वर्क्स नाम की एक बहुत बड़े आयरन लोहे के आइटम्स बनाने के एक बहुत बड़े संयंत्र, एक प्लांट में जो है क्रॉफ्टर माने भाड़े वाला किसान हुआ करता था, जो उस प्लांट के अधीन लगने वाली जमीनों में खेती का काम करता था। आगे कहता है, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। आगे लेखक बताता है कि वो बूढ़ा आदमी अपने मेहमान चूहेदानी विक्रेता को बताता है कि अब चूंकि वो दिन भर की मेहनत करने में सक्षम नहीं रहा, अब बूढ़ा हो जाने के कारण इतनी लेबर, इतना श्रम करने में सक्षम नहीं रहा, तो अब उसके पास बुढ़ापे में गुजर बसर करने के लिए उसकी गाय है, जो गाय उसकी मदद करती है आर्थिक रूप से। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, बॉसी जो है वो काऊ के लिए गाय, हाँ वो गाय जो है वो असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। वो गाय जो है उसको इतना दूध देती थी कि जिसको वो क्रीमरी यानी वो डेयरी जो होता है, डेयरी बनाने वालों को, डेयरी चलाने वालों को, डेयरी वालों को वो गाय का दूध बेच दिया करता था और उसे पर्याप्त पैसा मिल जाया करता था। और उस बूढ़े आदमी ने अपने मेहमान को यह भी बताया कि पिछले महीने तो उसे 30 kroner, ये क्रोनर जो है वो स्वीडन की मुद्रा का नाम होगा, जैसे हम भारत में रुपया बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, तो स्वीडन में क्रोनर चलते हैं। तो उसने बताया कि पिछले महीने तो 30 kroner भी उसने दूध के पेमेंट के रूप में कमाए डेयरी वालों से। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. वो जो मेहमान था उसके यहाँ आया हुआ, वो चूहादानी विक्रेता, रेड ट्रैप वेंडर, उसको बूढ़े आदमी की बात पर शायद विश्वास नहीं हुआ होगा, बूढ़े आदमी की बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ होगा। इस कारण वो बूढ़े आदमी ने, जो उसका मेजबान था, वो एक खिड़की के पास जाता है और उसी खिड़की के ऊपर एक लेदर की चमड़े की थैली लटकी होती है, एक कील पर, खिड़की में कील लगी होती है, उस पर एक चमड़े की थैली लटकी होती है, उसे उतारता है और उसमें से 3 सिकुड़े हुए
10 क्रॉनर के बिल्स यानी नोट्स निकाल करके उसे दिखाता है कि देखो मैंने पिछले महीने 30 क्रॉनर्स कमाए थे दूध बेचकर। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। इसको इन तीनों नोटों को उसने जो मेजबान था उसने अपने मेहमान चूहादानी विक्रेता जो था रेड ट्रैप वेंडर उसके आंखों के सामने ऐसे ऐसे लहरा करके दिखाई कि देखो ये 3 है, और जानते हुए सिर हिलाते हुए फिर उसने वापस उन तीनों नोटों को वो लेदर के पाउच में चमड़े की थैली में ठूंस के भर दिया और फिर वहीं पे उसकी जगह पे लटका दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन सुबह दोनों ही आदमी, वो बूढ़ा आदमी जो कि भूतपूर्व किसान था, किराए का किसान, किसी दूसरे की जमीन पर काम करने वाला किराए का किसान, वो मेजबान और उसका मेहमान चूहेदानी विक्रेता सुबह सुबह अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। क्रॉफ्टर जो था यानी कि वो भाड़े वाला किसान जो पहले किसान की नौकरी किया करता था, वो सुबह सुबह जल्दबाजी में था अपनी गाय का दूध निकालने के लिए। तो उसका जो मेहमान था चूहादानी विक्रेता, उसे भी लगा कि अब चूंकि इस मकान का मालिक मेरा मेजबान ये खुद ही सुबह सुबह जल्दी उठ गया है, बिस्तर छोड़ दिया है, तो उसे भी अब बिस्तर पर और अधिक पड़े नहीं रहना चाहिए, उसे भी अब उठ जाना चाहिए और यहां से जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा चूहादानी विक्रेता ने। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ही उस कॉटेज से, छोटे से कुटिया से एक साथ निकल लिए। क्रॉफ्टर जो था, वो बूढ़ा आदमी, क्रॉफ्टर भाड़े वाला किसान, वो अपनी गाय का दूध दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए निकल पड़ा, और चूहादानी विक्रेता अपने रोज के कारोबार की तरह सड़कों पे घूमने के लिए निकल पड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने दरवाजा लॉक किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। वो जो चूहेदानी वाला आदमी था, चूहेदानी विक्रेता, उसने क्रॉफ्टर को अलविदा कहा और धन्यवाद दिया एक रात शरण देने, खाना खिलाने, अपने यहां रोकने के लिए, और उसके बाद दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। तो क्रॉफ्टर तो अपने घर पे ताला लगाकर चला गया था, लेकिन आधे घंटे बाद वो चूहेदानी विक्रेता जो था, फेरी वाला, जो सड़कों में फेरी लगा लगा के घूम घूम कर जो चूहेदानी बेचता था, वो रेड ट्रैप वेंडर जो था, वो आधे घंटे बाद वापस उस बूढ़े आदमी के घर पर लौट के आ गया जहां पे ताला डला हुआ था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। हालांकि उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रॉनर। वो मकान के पास गया उस खिड़की तक, जो खिड़की, जिस खिड़की पर अंदर से कील पर वो लेदर का पाउच, चमड़े की थैली लटकी थी जिसमें उसके पैसे थे क्रॉफ्टर के। तो खिड़की तक गया, उसने हाथ से जोर से घूंसा मारकर खिड़की का एक कांच तोड़ा और अंदर हाथ डालकर खिड़की पे कील पर जो थैली लटकी हुई थी जिसमें 30 क्रॉनर का पैसा रखा हुआ था उस बूढ़े किसान का, वो निकाली, वो थैली उसने उतार ली। आगे है, देन ही hung the leather pouch very carefully back in its place and went away। और उसने उस थैली में से 30 क्रॉनर की जो मुद्रा थी, 10-10 क्रॉनर के जो नोट थे, वो अपनी जेब में रख लिए, उसने चुरा लिए और वापस उस थैली को उसकी जगह पे लटका दिया सावधानी पूर्वक और चला गया वहां से। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। जब वो सड़क पर वापस चोरी करके सड़क पर चला जा रहा था, जेब में उसके पैसे थे, तो अपनी चतुराई, अपनी चालाकी पर
वो मनी मन खुश हो रहा था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। सड़क पर जाते जाते उसे एक भय का भी एहसास हुआ। उसे लगा कि उसे हाईवे पर, मुख्य सड़क पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि सड़क से हटकर जंगल से होकर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि वो क्रॉफ्टर वापस लौटकर गाय का दूध निकालकर डेयरी वाले को बेचकर वापस आ जाता और शायद वो देखता कि उसकी थैली में पैसे गायब हैं, तो शायद वो ढूंढने पीछे आता। तो उस चूहेदानी विक्रेता के मन में डर आया। उसे लगा कि मैं यहां से निकल जाऊं, मेन रोड छोड़ के जंगल से होकर जाता हूं। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी। पहले वो जंगल में हो लिया, पहले कुछ घंटों में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो जंगल में अंदर जाता गया, दिन में उसकी स्थिति खराब होती गई, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा और उलझाने वाला घना जंगल था जिसमें वो फंस गया था। आगे है, ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। उसने जंगल से बचने के लिए ये कोशिश करी कि वो एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में ही सीधा सीधा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था कि सीधे चलता जा रहा है, वहां कहीं घनी झाड़ियां या पेड़ आ गए तो थोड़ा सा कहीं मुड़ना पड़ेगा। तो वो जंगल जो है यहां वहां ट्विस्ट हो रहा था, टेढ़ा मेढ़ा, और इधर उधर घनी झाड़ियां यहां वहां मुड़ रही थी। आगे बोल रहे हैं कि ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो जंगल का अंत ढूंढने के लिए चलता ही रहा और उसको कोई छोर नहीं मिला। लेकिन तब उसे बहुत घंटों बाद ये महसूस हुआ कि वो शायद जंगल के एक ही भाग में घूम फिरकर बार बार आ जाता है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। अचानक उसे अपने उसी ख्याल, दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है, जाल है, अपना वही ख्याल उसे मन में आ गया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब शायद उसकी खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। उसने अपने आप को ही एक प्रलोभन में, वो जो 30 क्रॉनर की मुद्रा का जो लालच आ गया था चुराने का, उसने अपने आप को ही उस प्रलोभन में फंसा लिया था और उस प्रलोभन से उसने अपने आप को ही फंसाकर मूर्ख बना लिया था और उसमें वो उलझ गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। वो पूरा जंगल, उसके पेड़ों के बड़े बड़े तने, शाखाएं, गहरी घनी झाड़ियां, टूट टूट कर गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे, उसके ऊपर एक अभेद्य जेल की तरह मानो बंद हो गए, जिससे वो निकल नहीं सकता था बचकर। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, और ये समय दिसंबर का चल रहा था, देर रात हो चुकी थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। जंगल पर पहले ही अंधेरा छा चुका था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और जंगल में ये अंधेरा छा जाने से खतरा भी बढ़ गया था और उसकी निराशा और उसकी उदासी भी बढ़ गई थी उस चूहेदानी विक्रेता की। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अंततः जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा जंगल से निकलने का, तो वो जमीन पर बैठ गया, थका हारा जमीन पर गिर गया, डल गया, और इतना थका हारा जमीन पर ऐसे डल गया, पड़ गया, जैसे कि मानो मरने वाला हो। और ये सोचते हुए उसके मन में ये ख्याल आने लगे कि शायद उसकी मृत्यु जो है, शायद उसका अंतिम पल पास आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लेकिन जैसे ही वो धरती पर लेटा और उसने अपना कान धरती पर लगाया, तो धरती पर क्या है कि अगर दूर कहीं
कोई धमक हो रही है, आवाज आ रही है और धरती पर हम कान रख के हो जाएं, तो धरती से होती हुई वो वाइब्रेशन, वो धमक, वो कान हमारे, वो आवाज हमारे कानों तक आती है। तो जब वो जमीन पर लेटा, उसने अपना कान धरती पर लगाया, तो उसे दूर से कहीं से कोई धमक या ठक ठक ठोकने या धमक जैसी आवाज धरती पर उसे सुनाई देने लगी, एक कठोर ठोस आवाज सुनाई देने लगी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। अब इसमें कोई शक नहीं था कि ये क्या था, ये किस चीज की आवाज थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जैसे तैसे उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने मन में सोचा कि ये तो आसपास किसी लोहे के कारखाने से हैमर स्ट्रोक, हथौड़े से किए जाने वाला ठोकने का प्रहार की आवाज है। कहीं हथौड़े से कहीं कोई चीज ठोकी जा रही हो तो लगातार वो आवाज ठक ठक लगातार आती रहती है। तो उसको समझ में आ गया कि ये आसपास, जंगल के आसपास कोई मिल है लोहे की, वहां से हथौड़े की आवाज आ रही है। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाय, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने सोचा कि अवश्य ही आसपास लोग होंगे। उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया, पूरी शक्ति को शरीर में जुटाया और उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए उस आवाज की दिशा में, जहां से आवाज आ रही थी, वहां को जाने लगा। द रेम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग लोडेड बार्जेस एंड स्काउस slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. तो वो आवाज कहां से आ रही थी? रेम्सजो आयरन वर्क्स जो था, रेम्सजो लोहे का कारखाना, जो कि अब बंद हो गया था। ज्यादा लंबे समय पुरानी बात नहीं है, कुछ समय पहले वो एक बहुत बड़ा संयंत्र हुआ करता था, जिसमें स्मेल्टर यानी कि लोहे को चलाने वाली, घुमाने वाली शाफ्ट, घूमने वाली चक्की, भट्टी आदि, लोहे को तपाने, गलाने और लोहे के सामान बनाने वाली भट्टियां आदि, बेलने वाले, दबाने, प्रेस करने वाली मशीनें आदि हुआ करती थी। और वो एक बहुत बड़ा प्लांट होता था। गर्मी के दिनों में जो है लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनल। गर्मी के दिनों में क्या होता था कि नहर से होकर, नहर पर बने ब्रिज के नीचे से होकर बड़ी बड़ी मालवाहक नावें, माल ढोने वाली नावें जो हैं, वो लोहे के सामानों से लद लद कर उस रेम्सजो आयरन प्लांट में बनती थी और बड़े बड़े नावों में लद कर लोहे का सामान नहर से होता हुआ, पुल से नीचे होता हुआ जाता था, जो कि आगे एक बहुत बड़ी झील से होते हुए शहर को जाता था। और सर्दी के दिनों में मिल के आसपास की सड़क जो है कोयले की टोकरियों से छन छन कर गिर कर आने वाली कोयले की राख से आसपास की सड़कें काली हो जाती थी, क्योंकि लोहे के कारखानों में लोहे को गर्म करने, तपाने, पिघलाने के लिए भट्टियों में कोयला झोंका जाता है। कोयले को जलाकर भट्टियों को गर्म किया जाता है और फिर उसमें लोहे को ढालकर पिघलाया जाता है या मोड़ा जाता है। तो इतना बड़ा प्लांट होगा तो बड़ी बड़ी टोकरियों में, बड़ी बड़ी क्रेट्स में कोयला आता था। तो क्रेट्स में से छन छन कर उसका बुरादा सर्दी के समय में आसपास की सड़कों को काली कर देता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब कह रहे हैं कि लंबी काली रातों में, लंबी काली शामों में, रातों के दौरान क्रिसमस से ठीक पहले, क्रिसमस के त्योहार से ठीक पहले लंबी काली रातों में से एक में वहां उस भट्टी में, अब वो बहुत बड़ा संयंत्र नहीं रहा, बंद हो गया था, लेकिन उसमें अब एक छोटा सा लोहे का छोटा सा कारखाना, छोटी सी भट्टी चलती थी। अब उसमें वो बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं रहा था, छोटी सी
भट्टी छोटा सा वो चलता था और उसका मालिक कोई आयरन मास्टर था। तो क्या हुआ कि लंबी सर्दी की सर्द अंधेरी लंबी रातों में से एक में वहां भट्टी पर फैक्ट्री में कारखाने में भट्टी में काम करने वाला जो प्रमुख लोहार था वो अपने हेल्पर के साथ अपने सहायक के साथ जो है उस गहरी अंधेरी भट्टी के पास बैठा हुआ था। कच्चे लोहे का इंतजार कर रहा था, उस कच्चे लोहे का जिसे आग में डाला गया था, जिसे कि निकाल कर फिर निहाई पर रखना था। एनविल वो होता है एक लोहे का ठिया सा होता है, पहले लोहे का कोई सामान बनाना है जो, तो उस लोहे को भट्टी में डाल दिया जाता है गर्म होने के लिए। जब वो गर्म हो जाता है तब उसको निकालकर एनविल पर यानी निहाई होती है उस पर रखा जाता है, तब फिर उस पर ठोका जाता है तो गर्म लोहा आकार में ढलने लगता है। तो कच्चा लोहा भट्टी में डाला हुआ था जिसे निकालकर निहाई पर एनविल पर रखा जाना था। तो अपने सहायक के साथ वहां बैठा जो प्रमुख लोहार था वो इंतजार कर रहा था। Every now and then one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. कह रहे हैं कि हर कुछ देर में एक जगह पे बड़ी सी भट्टी के अंदर कच्चा लोहा डाला हुआ था जो कि गल रहा था, पिघल रहा था, और उसे लोहे की बड़ी सी छड़ से चलाने के लिए कभी वो प्रमुख लोहार या कभी उसका जो है सहायक वो थोड़ी थोड़ी देर पे जाते थे भट्टी में जो पिघलता हुआ जो है तपता हुआ गलता हुआ लोहा था उसको चलाने के लिए, और कुछ देर में लौट कर आ जाते थे पूरी तरह से पसीने टपकते हुए, क्योंकि इतनी गर्म भट्टी के पास काम करेंगे तो शरीर से पसीना ही टपक कर बहेगा। और हालांकि जैसा कि उनकी प्रथा थी वहां काम करने वालों की, वो एक लंबी सी शर्ट पहना हुआ था और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे वो लोग, वो लोहार और उसका सहायक। ऑल द टाइम देयर वॉज मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। हर समय वहां पे भट्टी में कई प्रकार की आवाजें आती रहती थीं। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बड़ी बड़ी जो बेलोज होती हैं, फूंकनियां, जिससे वो धौंकनी या फूंकनी जिससे भट्टी में फूका जाता है ताकि कोयला है उसकी आग और धधक उठे। भट्टी पे फूंकनी से जो फूंकते हैं आग को और भड़काने के लिए, तो फूंकनी के गरजने की आवाज, और कोयला जब लकड़ी का कोयला जब उसमें भट्टी में जलता है तो चटर की आवाज के साथ वो फटता है, उसके क्रैक होने का साउंड। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। और वो जो सहायक लड़का जो था लोहार का सहायक, वो अपने फावड़े से चारकोल को उठाकर फावड़े से धकेलकर भट्टी के मुंह में कोयला फेंकते हैं। वो दूर से फेंकते हैं, पास तो नहीं जा पाते क्योंकि भट्टी बहुत तपती है, आग बाहर को आती है, तो दूर से ही फावड़े में से ले लेकर, वो सीधा सा फावड़ा होता है जो भट्टी में कोयला फेंकने वाला, तो उससे कोयला ले लेकर बहुत तेज आवाज के साथ, जब दूर से कोयला फेंकेगा तो कोयले के पटकने का आवाज आएंगी, भट्टी के मुंह के अंदर कोयला फेंकता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द बिग टाइल्ड रूफ। और भट्टी के बाहर जो है पास में जंगल में झरने की तेज आवाज आती थी, झरने से ऊंचाई से पानी गिरने की तेज आवाज आती थी, और उत्तरी हवाएं जो है बारिश के पानी को, जब बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है तो पानी जो है बारिश का पानी हवा के प्रहार से जोर से फेंकाकर घरों पर, बाहर खिड़कियों पर, कांच पे पड़ता था। तो बाहर जो टाइल वाली छतें थी उस पर तेजी से पानी पड़ता था हवा के तेज प्रहार से। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। संभवतः शायद इन्हीं सारी तेज आवाजों की वजह से वो जो लोहार था वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाया, गौर नहीं कर पाया कि कोई एक आदमी
भट्टी का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया है और वो उसे तब तक गौर से नहीं देख पाया जब तक कि वो भट्टी के बिल्कुल पास आकर नहीं खड़ा हो गया था। वो आदमी कौन था? वही चूहेदानी विक्रेता था जो जंगल में फंस गया था। वो जंगल से अब आवाज की दिशा में होते होते इस भट्टी तक आ गया था और ठंड से बचने के लिए आग की भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया था। तो जब वो बिल्कुल भट्टी के पास आके खड़ा हुआ तब जाके वो लोहार उसे देख पाया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। और निश्चित रूप से ये उस कारखाने के आसपास से गुजर रहे कोई चोर उचक्के या उठाई गिरों के लिए एक जो है असामान्य बात नहीं थी कि आसपास जो इस तरह के चोर उचक्के या उठाई गिरे टाइप के लोग होते हैं या बेघर टाइप के लोग हैं जो जिनके पास कोई घर नहीं है, रात गुजारने के लिए कोई आसरा नहीं है, वो जो है जब उस जंगल या सड़क के भट्टी जो है लोहे का कारखाना है उसके पास से निकलते थे तो उसकी खिड़कियों की जो कालिक पुती कांच होते थे, वहां पे तो लोहे का काम होता था, कोयला जलता था, तो उसकी कालिक से कांच जो है काले हो जाते थे। तो अंदर की जो रोशनी है, अंदर की आग की रोशनी और कारखाने के अंदर की लाइट वगैरह उस कालिक पुते हुए कांचों से भी थोड़ी जो बाहर जाती थी तो उससे आकर्षित होकर जो आसपास गुजरने वाले जो बेघर लोग होते थे वो उससे आकर्षित होकर वहां आ जाते थे आश्रय पाने के लिए, शरण पाने के लिए और थोड़ा ठंड से बचने के लिए भट्टी की आग वगैरह में तापने के लिए आ जाते थे। ये आम बात थी। आगे कह रहे हैं एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। और वो इस तरह के लोग आसपास से गुजरते हुए वो आग में अपने आप को गर्म करने के लिए कारखाने में आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। वो दोनों जो लोहार थे, एक तो जो भट्टी पे काम करने वाला प्रमुख लोहार और उसका सहायक असिस्टेंट, उन्होंने बस ऐसे ही इत्तेफाक से, संयोग से उस इंट्रूडर को, उस आगंतुक, वो जो घुसपैठिया था यानी वही चूहेदानी विक्रेता जो जंगल से बचकर जैसे तैसे आ गया था, उस घुसपैठिए को इन लोहारों ने बस ऐसे ही देख लिया, संयोग से, इत्तेफाक से, उदासीनता के साथ देखा। यानी उस पर कोई ज्यादा गौर नहीं किया या उसे ऐसा नहीं कि क्यों घुसाया अंदर, चलो जाओ यहां से, ऐसे ही देख लिया और ऐसे ही सोचा होगा कि चलो पास से गुजर रहा कोई राहगीर होगा, ठंड से बचने के लिए भट्टी के पास तापने वापने आ गया, ऐसे उसको देख के अनदेखा टाइप का करा। ही लुक द वे पीपुल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रेड एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। वो रेड ट्रैप विक्रेता, चूहेदानी विक्रेता, बिल्कुल ठीक वैसा ही दिख रहा था जो आमतौर पे उसके सरीखे लोग, उसके टाइप के लोग दिखा करते थे। लंबी सी दाढ़ी जो कई महीनों से कटी नहीं, गंदी सी, फटीचर सा, गंदा सा, फटीचर सा दिखने वाला, और उसके चेस्ट पर, गर्दन से लेकर चेस्ट तक चूहेदानी के वो जालों का ढेर, चूहेदानियों का ढेर जो है एक तार में, रस्सी में बंधा हुआ, लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। उसने, चूहेदानी विक्रेता ने लोहार से वहां रुकने की, ठहरने की अनुमति मांगी और उस लोहार ने बिना उसका कोई सम्मान वगैरह किए कि हाँ हाँ इस तरह कोई आदर सम्मान किए, अभिमान पूर्वक की हाँ इस तरह से, हाँ ठीक है रुक जाओ, ठहर जाओ, अभिमान पूर्वक उसे सहमति दे दी बिना कोई उसे शब्द बोले सम्मान का। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। और उस ट्रैम्प ने भी, अब यहाँ पे वो रेड ट्रैप विक्रेता जो है, चूहेदानी विक्रेता, जिसे पहले वेगाबॉन्ड कहकर, चोर उचक्का कहकर संबोधित कर रहे थे, अब लेखक यहाँ उसके लिए ट्रैम्प शब्द का प्रयोग कर रहा है। ट्रैम्प माने भिखमंगा या आवारा। तो उस चूहेदानी विक्रेता, उस भिखमंगे या आवारा ने भी कुछ नहीं बोला, उसने भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहां पे बातचीत करने नहीं गया था,
बातचीत करने के लिए वहां भट्टी में नहीं आया था, बस वो तो वहां एक रात सोने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए आया था। इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू स्निप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उन दिनों में क्या था कि रैम्सजो आयरन मिल जो थी वो एक बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी और एक समृद्ध आयरन मास्टर, एक बहुत ही समृद्ध लोहे का काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसके स्वामित्व में थी। तो उस रैम्सजो आयरन मिल का स्वामी जो था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक बहुत ही प्रमुख आयरन मास्टर था शहर का, जिसकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी, जिसका बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी अच्छी क्वालिटी के लोहे का आइटम बनाकर निकालकर अपनी फैक्ट्री में गढ़कर तपाकर बनाकर निकालकर बाजार में भेजना, यानी बाजार में अच्छी क्वालिटी का लोहे का आइटम बनाकर बेचना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। वो जो उस रैम्सजो आयरन मिल का मालिक जो था, अब वर्तमान मालिक जो था, वो जो पैसे वाला आयरन मास्टर, वो दिन में और रात में भी वहां पर मिल में अपने कारखाने में आकर चक्कर लगाया करता था और इन लोहारों को काम करते हुए उस पर सुपरविजन करता था, निगरानी करता था, ये देखने के लिए कि सब काम अच्छी तरह से और पूरे संभव तरीके से चल रहा है कि नहीं। और उसी पल क्या हुआ कि वो जो रैम्सजो आयरन मिल का मालिक था, वो आयरन मास्टर, वो उसी पल अपने रात का इंस्पेक्शन करने के लिए, रात का दौरा करने के लिए कि काम सब ठीक चल रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए वो वहां उसी पल आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। स्वाभाविक रूप से जब वो अपनी कारखाने में आया तो उसकी नजर सबसे पहले उसी चूहेदानी विक्रेता, उसी फटीचर आदमी पर पड़ी। अब वहां पे इसे टॉल रैगामुफिन कह रहे हैं। टॉल माने ऊंचे कद का, रैगामुफिन माने फटीचर आदमी। तो उस आयरन मास्टर की नजर उसी लंबे कद वाले चूहादानी विक्रेता, उस फटीचर आदमी पर पड़ी, जो कि भट्टी के इतना पास आकर खड़ा हो गया था कि उसके फटे चिथड़े कपड़ों में से भट्टी की गर्माहट से धुआं निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डीन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। आयरन मास्टर ने, वो जो कारखाने का मालिक था, उसने अपने लोहारों की तरह अपने लोहारों जैसा रवैया नहीं अपनाया। उन लोहारों ने जिन्होंने क्या किया था, जब ये अजनबी, ये फटीचर चूहादानी विक्रेता जब भट्टी के अंदर कारखाने में आ गया था तो उन्होंने गौरपूर्वक देखा भी नहीं कि ये क्यों आ गया या कौन है, ये कौन है और क्यों आया है। उन्होंने ये जानने की भी, उस अजनबी आदमी को देखने की, जानने की भी कष्ट नहीं करा था, जानने की भी कृपा नहीं करी थी। तो ऐसा उस आयरन मास्टर ने नहीं किया। उसने, वो जाकर उसकी जांच पड़ताल करता है कि ये कौन है, क्यों आया है यहाँ पे। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. वो सीधा आयरन मास्टर जो था, कारखाने का मालिक, सीधे चलकर उस फटीचर चूहादानी विक्रेता के पास गया और उसकी टेढ़ी झुकी हुई टोपी जो उसके मुंह को आगे तक ढक रही थी, उस टोपी को उसने अपने हाथों से उतार फेंका और गौर से उसके चेहरे को देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। अब यहां क्या होता है, गौर से सुनिएगा कि जब वो कारखाने के मालिक, वो प्रमुख जो आयरन मास्टर था, उसने इस फटीचर चूहेदानी विक्रेता को देखा तो इसके दाढ़ी वाड़ी बढ़ी थी, शक्ल ऐसी हो रही थी। तो ये क्या है, आयरन मास्टर अभी कंफ्यूज हो गया। इसे लगा कि उसका कोई पुराना परिचित का, लाइफ में हमारे साथ भी हो जाता है कि हम किसी सड़क चलते या किसी अनजान आदमी को अपना कोई पुराना परिचित वाला व्यक्ति समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं
और बाद में फिर हमें कभी पता भी चलता है कि अरे ये तो मेरा बंदा या मेरा जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं है। तो यहां वो आयरन मास्टर कंफ्यूज हो गया और बोला कि अरे, अपने एक पुराने परिचित वाले का नाम लेता है कि निल्स ओलॉफ, अरे ये तुम हो, कैसे दिखने लगे हो तुम। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। उस चूहेदानी विक्रेता ने अभी तक उस रैम्सजो आयरन के कारखाने में इस आयरन मास्टर को, इस कारखाने के मालिक को नहीं देखा था और ना ही वो जानता था कि उसका नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। लेकिन वो जो फटीचर भिकमंगा चोर उचक्का था, चूहेदानी विक्रेता, उसे ये तो समझ में आ गया कि ये शायद इस भट्टी का कारखाने का मालिक है और बड़ा ही पैसे वाला सभ्य जेंटलमैन आदमी दिख रहा है और शायद ये मुझे अपना कोई पुराना जान परिचित का आदमी समझ रहा है। तो वो तो फटीचर और चोर उचक्का था ही, उसके मन में ये ख्याल आ गया कि मैं अभी तुरंत इसको ये उजागर ना करूं कि भाई मैं आपका दोस्त या आपका परिचित वाला निल्स ओलॉफ नाम का आदमी नहीं हूं, मैं तो कोई और हूं। उसे ऐसा लगा कि मैं अपनी पहचान उजागर ना करूं, क्योंकि इससे हो सकता है कि ये पैसे वाला आदमी जो है, कारखाने का मालिक जो है, मुझे अपना पुराना दोस्त ही निल्स ओलॉफ ही समझता रहे और ऐसा समझ के और मेरी फटीचर हालत पे दया खा के मुझे कुछ पैसे वैसे दे दे। इसलिए वो अपने आइडेंटिटी को उजागर नहीं करता और उसके जो कारखाने का मालिक था उसके मन में जो वहम था, भ्रम था कि ये उसका कोई पुराना परिचित का व्यक्ति है, उस भ्रम को वो चूहेदानी विक्रेता, वो फटीचर आदमी बने रहने देता है, उसे बताता नहीं है अपनी हकीकत। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। और उसने जवाब में क्या कहा, जब वो आयरन मास्टर ने बोला था ना कि अरे निल्स ओलॉफ ये तुम हो यार, कैसे हो गए तुम, कैसे दिखने लगे। तो चूहेदानी विक्रेता कहता है हाँ, मेरे जीवन में बहुत उतार आ गया, मेरा जीवन जो है बहुत ही डाउनफॉल की तरफ, गिरावट की तरफ चला गया, मतलब बहुत नुकसान या घाटे की तरफ चला गया। जीवन में बहुत बेकार समय आया मेरे ऊपर, भगवान जाने कैसे आया। और कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। ये बात सुनकर आयरन मास्टर जो था, कारखाने का मालिक, वो बोला कि तुम्हें सेना की नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। वो जिसका जिक्र कर रहा था निल्स ओलॉफ, जो उसका परिचित का व्यक्ति था, वो व्यक्ति कभी इस आयरन मास्टर के साथ ही, ये आयरन मास्टर भी कभी सेना में किसी बड़े पद पे नौकरी पे हुआ करता था और उसका परिचित का व्यक्ति भी सेना की रेजिमेंट में ऑफिसर हुआ करता था और उस व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया होगा, निल्स ओलॉफ ने। और अब यहां पे ये कारखाने का मालिक इस फटीचर आदमी को, चूहेदानी विक्रेता को निल्स ओलॉफ समझ रहा है, तो उसे निल्स ओलॉफ समझता हुआ, जानता हुआ ये कहता है कि यार तुम्हें वहां रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। और कारखाने का मालिक बोला कि ये एक गलती थी तुम्हारी नौकरी छोड़ना। अगर उस वक्त तुम्हारे नौकरी छोड़ने के समय पे मैं भी वहां होता, नौकरी में होता, तो ऐसा नहीं होता, मैं शायद तुम्हें ऐसा नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। और आगे वो आयरन मास्टर बोला, कारखाने का मालिक, चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहां आ ही गए हो, खराब हालत में हो, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। और ये बात उस फटीचर, उस भिकमंगे के रेड ट्रैप पैडलर, यानी कि वो जो फेरी वाला जो था, चूहेदानी विक्रेता, उसके मन में ये आई कि इतने बड़े किसी जागीर टाइप की, हवेली टाइप के मकान में जाना और एक पुराने सेना के किसी अधिकारी के घर पर ठहरना, ये शायद उसे पसंद नहीं आया।
उसे इस बात से खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो तो चोर उचक्का था, उठाई गिरा था, और वो किसी एक सेना के किसी रिटायर्ड अधिकारी के घर जाकर रहे, तो वहां भी उसे डर था कि कहीं उस व्यक्ति को मेरा भेद ना खुल जाए कि मैं कोई चोर वोर हूं, तो वो उसके यहां जाने की बात पे खुश नहीं हुआ। वो तो बस वहां आया था कारखाने में कि एक रात गुजार सके और भट्टी की आग से अपने आप को गर्म कर ले। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। और पूरी तरह से शंकित या भयभीत या सतर्क सा नजर आता हुआ वो कहने लगा, वो फटीचर, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर जाने के बारे में नहीं सोच सकता, मैं यहीं पे ठीक हूं। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसे उन 30 क्रोनर की मुद्रा की चोरी का ख्याल आया जो सुबह के टाइम वो उस क्रॉफ्टर के मकान से, बूढ़े किसान के मकान से चुरा लाया था, उसका ख्याल आ गया। और अब यहाँ पे सेना का एक रिटायर्ड अधिकारी है, उसके घर में जाना, तो उसे डर लगा कि मैं एक चोर हूं और इसके घर जाके ठहरना ठीक नहीं है मेरे लिए। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इनटू द लायंस डेन। और उसे लगा कि इस बड़े से जागीरदार वाले मकान में, सेना के इस बड़े अधिकारी के मकान में जाकर रहना तो ऐसा है जैसे मानो कि अपने आप को खुद शेर की गुफा में डाल देना स्वेच्छा से। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। वो तो बस वहां पे कारखाने में सोने के लिए आया था और अगले दिन सुबह वहां से वैसे ही चुपके से, बिना किसी को पता चले, अप्रकट रूप से चुपके से वहां से खिसक जाना चाहता था। बस इस इरादे से वो आया था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरास्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग। आयरन मास्टर को, कारखाने के मालिक को ऐसा महसूस हुआ कि शायद इसका ये जो पुराना मित्र है, सेना का जो पुराना अधिकारी निल्स ओलॉफ, जो वो इसको गलती से समझे बैठा था, इस उचक्के उठाई गिरे को, रेड ट्रैप पैडलर को, चूहेदानी विक्रेता को, तो आयरन मास्टर ने समझा कि शायद ये मेरा पुराना मित्र निल्स ओलॉफ ये अपने दरिद्री के कारण और जो फटीचर से, दयनीय से जो कपड़े पहना है, इस कारण शायद ये लज्जित हो रहा है, शर्मा रहा है, झेप रहा है मेरे साथ आने में। क्योंकि कभी कोई गरीब दोस्त अपने अमीर दोस्त के यहां जाने से इसीलिए शर्माता है कि मैं फटीचर सा, गरीब सा उसके घर जाऊंगा, कैसा लगूंगा, और हीन भावना उसके मन में आएगी। तो आयरन मास्टर को लगा कि शायद हीन भावना, इसके तन पे जो फटीचर कपड़े हैं, इनकी वजह से हीन भावना के कारण ये मेरे साथ मेरे घर नहीं आना चाह रहा, ऐसा आयरन मास्टर को लगा। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। आयरन मास्टर ने कहा, कारखाने के मालिक ने, कि प्लीज मेरे दोस्त, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम जो है अपने आप को मेरे अच्छे आलीशान मकान में अपने आप को दिखा नहीं पाओगे, अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, ऐसा मत सोचो। तुम तो शायद पहले से ही जानते ही होगे कि मेरी पत्नी जो है एलिजाबेथ, वो तो अब मर चुकी है, वो रही नहीं। माई सन्स आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और आयरन मास्टर बोला कि मेरे लड़के भी जो है वो विदेश चले गए हैं और अब घर पर मेरे और मेरी सबसे बड़ी लड़की, मेरी सबसे बड़ी बेटी और मैं, हम दोनों के अलावा और घर पर और कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। आयरन मास्टर बोला कि हम तो ये कह रहे थे आपस में, मैं और मेरी लड़की तो ये बात कर रहे थे कि क्रिसमस के मौके पर हमारे घर पे कंपनी देने के लिए, साथ देने के लिए कोई मेहमान या कोई दोस्त आदि भी नहीं है हमारे साथ। तो कितना बुरा लग रहा है इस बात पे कि क्रिसमस के त्योहार के मौके पर कोई साथ में नहीं है हमारे। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और कारखाने का मालिक बोला कि अब चलो, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो और क्रिसमस का भोजन हमारे साथ शेयर करो, हमारे साथ मिलकर क्रिसमस के मौके पर खुशी मनाओ और क्रिसमस का भोजन हमारे साथ करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो।
एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन वो अजनबी जो था, रेड ट्रैप पेडलर, चूहेदानी विक्रेता, वो बार बार ना और हर बार ना ही करता रहा। और आयरन मास्टर कारखाने के मालिक को ऐसा लगा, उसने देखा कि शायद उसे हार मान लेना चाहिए, वो ही पीछे हट गया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट, स्टेजन स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। और आयरन मास्टर ने जो है कारखाने के मालिक ने अपनी भट्टी पर काम कर रहे लोहार से कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे ये थोड़ा मजाक में कही कि कैप्टन वॉन स्टेहल, ऐसा लगता है कि हमारे साथ नहीं रुकना चाहते, वो शायद तुम्हारे साथ यहां पे रात बिताना चाहते हैं। ऐसा कहकर जो कारखाने का मालिक था वो पलटा, वो मुड़ा और वापस चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। और लेकिन जाते जाते जब वो लौट के जा रहा था तो अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था, थोड़ा हंस रहा था वो कारखाने का मालिक। और लोहार जो है, जो कि अपने मालिक को जानता था, वो समझ गया था कि मालिक का क्या आशय है और इसने अपना आखिरी शब्द जो है मालिक ने नहीं कहा था, तो मालिक का क्या आशय हो सकता था वो लोहार शायद कुछ समझ रहा होगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in, but this time it was not the iron master. अभी कारखाने के मालिक को गए आधा घंटा, हाफ एन आवर लिखा है, आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि कारखाने के बाहर जो है कोई गाड़ी आदि के, जैसे मानो कोई तांगा गाड़ी वगैरह हो, तांगे गाड़ी के पहियों के रुकने की आवाज भट्टी के बाहर से, भट्टी के अंदर को कोई गाड़ी बाहर रुकने की आवाज सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर चला आया। लेकिन इस बार वो जो अंदर आया वो आयरन मास्टर, कारखाने का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. कारखाने का जो मालिक था आयरन मास्टर, उसने अपनी बेटी को अब भेजा था अपने उस पुराने परिचित के दोस्त को, जिसका नाम निल्स ओलॉफ था, उसे लाने के लिए। आयरन मास्टर ने शायद ये सोचा कि उसमें खुद में लोगों को समझाने की, समझाइश की शक्ति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसकी बेटी में उसकी तुलना में लोगों को मनाने की, कन्विंस करने की, समझाने की पावर ज्यादा अच्छी है। तो उसने अपनी बेटी को भेजा कि उसे मनाकर घर ले आओ। और क्योंकि कारखाने का मालिक जो था आयरन मास्टर, वो अभी भी उस चूहेदानी विक्रेता को अपना पुराना परिचित का मित्र समझ रहा था। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। वो कारखाने के मालिक की बेटी अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे एक सेवक, एक नौकर चला आ रहा था, अपने हाथों में एक बड़ा सा फर वाला गर्म कोट लिए। एक नौकर बेटी के पीछे पीछे चला आ रहा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो आयरन मास्टर की बेटी बिल्कुल भी सुंदर तो खैर नहीं थी, लेकिन बहुत ही विनीत, नम्र और पूरी तरह से शर्मीले या शर्म हया वाले स्वभाव की, विनम्र स्वभाव की दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। कारखाने में, भट्टी में सब कुछ बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसे शाम को, पहले शाम को रहा, वैसा ही अभी भी था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। वो प्रमुख जो लोहार था और उसका सहायक जो था, वो अभी भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे भट्टी के सामने, और
लोहा और कोयला अभी भी भट्टी के अंदर धधक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। वो जो अजनबी था, वो फटीचर चूहेदानी विक्रेता, वो भी सोने के लिए वहीं कारखाने की फर्श पर लेट गया था और तकिए के रूप में उसने एक लोहे के टुकड़े को, कोई लोहे के ब्लॉक को, कच्चे लोहे के ब्लॉक को उठा लिया और सिर के नीचे टिका लिया और तकिए के रूप में उस लोहे के टुकड़े को उसने सिर के नीचे रख लिया और अपने बड़े से हैट को अपने सिर के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर ढक लिया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोते टाइम लेट जाते हैं तो अपने चेहरे को किसी टोपी या रुमाल से ढक लेते हैं, तो उसने अपने हैट से अपना चेहरा, अपनी आंखें ढक ली। एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही उसकी आयरन मास्टर की जवान लड़की ने उसको देखा, जिसे वो अपने साथ अपने घर लेने आई थी अपने पिता के कहने पर, उस अनजान आदमी को जिसे उसका पिता अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा था, जैसे ही उस लड़की ने उस आदमी को देखा, वो सीधे उसके पास गई और उसके हैट को, उसके चेहरे से उसके हैट को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। और जब हैट उठाया तो स्पष्ट रूप से साफ नजर आ रहा था, ये स्पष्ट था कि वो आदमी जो है, वो चूहेदानी विक्रेता, वो चोर उचक्का उठाई गिरा, वो आदमी जो है एक आंख बंद एक आंख खुले में सोने का शायद आदी था, क्योंकि जब उसने हैट उठाया तब भी उसने, लड़की ने ऐसा ही देखा कि उसकी एक आंख तो बंद थी लेकिन एक आंख खुली थी। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो जैसे ही उसका हेड चेहरे से उठा, अभी एकदम गहरी नींद में सोया नहीं था, तो एकदम से यकायक चौंक कर, हड़बड़ाकर उछल के उठ बैठा और उस लड़की को देखते ही थोड़ा भयभीत हो गया, डरा हुआ होने लगा। उसे लगा कि पता नहीं शायद कौन है, कोई मुझे पकड़ने तो नहीं आ गया, ऐसा हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, जो कि फर्स्ट पार्ट भी काफी लेंथी है, 1 घंटे और करीब 8-9 मिनट का वीडियो ये हो गया है। तो द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग माय videos and I would like to request you again to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.